तो पहले चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। तो जैसे पहले चैप्टर को हमने फटाफट ख़त्म किया था, वैसे चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो 100% फोकस करो और नो डाउट चक दे फटे। तो अब हमें समझना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के 1500 साल के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ। तो पहली चीज़ देखोगे कि ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ, और ये कंपोजिशन किसने किया? आर्यंस ने किया। आर्यंस कौन थे? ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। ठीक, फिर दूसरी चीज़ क्या हुई? दूसरी चीज़ ये हुई कि नदर्न इंडिया और डेक्कन वाले पार्ट में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का इमरजेंस हुआ। ठीक, मतलब यहाँ के लोगों ने अब एग्रीकल्चर को लर्न करना स्टार्ट किया। और लास्ट नॉट द लीस्ट कौन सी चीज़ हुई कि अब हमें डेक्कन वाले पार्ट में, साउथ इंडिया वाले पार्ट में और कुछ मामलों में नॉर्थ इंडिया जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पे हमें न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, मतलब मरने के बाद लोगों को दफनाने का एक नया तरीका देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेगालिथिक। मेगालिथिक क्या होता है? सिंपल सा देखो, मेगा मतलब बिग, लिथिक माने पत्थर, यानी बड़े पत्थर। यानी मरने के बाद लोगों ने क्या किया, अपने लोगों को दफनाने के बाद उनके ऊपर बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको इन मेगालिथिक्स में आयरन के टूल्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, और यहाँ के लोगों को आयरन का बिल्कुल भी पता नहीं था। ठीक, लेकिन मेगालिथिक पीपल्स जो थे उनको आयरन का पता था और वो आयरन के टूल्स को यूज़ करते थे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि 6th सेंचुरी BC को ना कई बार हम लोग अर्ली इंडियन हिस्ट्री का मेजर टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला चीज़ है कि इस टाइम पे इंडिया के अंदर अर्ली स्टेट्स का इमरजेंस हुआ था, और फिर वो एम्पायर बने थे और उनमें बहुत सारे किंगडम भी थे। इन्हीं को हम लोग कहते हैं 16 महाजनपदास। 16 महाजनपदास में 2 टाइप की पॉलिटी थी, एक थी मोनार्की और दूसरी थी गणसंघा। ठीक, फिर नेक्स्ट थिंग क्या थी 6th सेंचुरी BC में हुई कि इस टाइम पे सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नई नई सिटीज़ का बनना या उनका राइज होना, और ये कहाँ हुआ था? मिड गेंजेटिक वैली में। तो मुझे बता दो पहला वाला कहाँ हुआ था? चलो नहीं पता, मैं बता देता हूँ। पहला हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ 6th सेंचुरी BC में कि इस टाइम पे लोगों ने आयरन का यूज़ को और ज़्यादा ग्रो किया, और ये जो आयरन का यूज़ था ये एग्रीकल्चर में हुआ। एग्रीकल्चर में किस चीज़ में हुआ? फॉरेस्ट को क्लियर करने में और प्लॉ के ऊपर आयरन की टिप लगाने में। और फिर ऑब्वियस ही बात है, हार्ड मेटल है तो उसका वेपन भी बनाने में भी होगा। फिर नेक्स्ट थिंग क्या हुआ कि इस टाइम पे हमें फर्स्ट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉइन का एविडेंस मिलता है, और इन कॉइन को हम कहते हैं पंच मार्क कॉइन, और ये नॉर्मली सिल्वर के होते थे। एग्जाम में पूछ लेना कि गोल्ड का होता था तो चुपचाप काट देना उसको। ठीक, नेक्स्ट है डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट। अब 6th सेंचुरी BC में बहुत सारे थॉट प्रोसीजर आए, फिलोसोफर आए, है ना, जैसे लाइक बुद्धिज़्म आ गया, जैनिज़्म आ गया। ओके, तो 6th सेंचुरी BC क्यों टर्निंग पॉइंट? पहला अर्ली स्टेट्स आए, दूसरा सिटीज़ का राइज हुआ, तीसरा आयरन का यूज़ हो गया, चौथा कॉइनेज यानी पंचमार्क कॉइन्स आए, और पांचवा बहुत सारे थॉट्स के सिस्टम आए जिसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म प्रोमिनेंट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर अब फटाक से। अब आता है महाजनपद। तो महाजनपद क्या है? महाजनपद कुछ नहीं है, ये अर्लीस्ट नोन स्टेट्स है। ठीक है, और कब थे ये? 6th सेंचुरी BC में। अब ये जो महाजनपद होते थे ना, इनकी एक कैपिटल होती थी। ठीक, और नॉर्मली वो क्या होती थी? फोर्टिफाइड, मतलब चारों तरफ से दीवार बनाते थे, अरे दुश्मन अटैक ना कर दे इसलिए। ठीक, अब ये जो महाजनपद होते थे वो 2 टाइप के होते थे। पहला होता था मोनार्की, जहाँ पे राजा राज कर रहा है। दूसरा था गणसंघा, जहाँ पे कंबाइंड डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो मोनार्की का बेस्ट एग्जांपल है मगध, और गणसंघा का बेस्ट एग्जांपल है वैशाली। ठीक, गणसंघा को आज की डेट में हम लोग रिपब्लिक ही बोल सकते हैं, बट आज के जैसे रिपब्लिक नहीं होता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग है, ये जो महाजनपद होते थे ना, इनके जो रूलर्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। अब ये टैक्स कलेक्ट करते थे और ट्रिब्यूट लेते थे, किससे? कल्टिवेटर से, ट्रेडर से, आर्टिजन से। क्यों लेते थे? अरे भाई इनकम भी तो जनरेट करनी है ना, आर्मी भी तो मेंटेन करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो इसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे भाई? किसानों से ले लो, ट्रेडर से ले लो, आर्टिजन से ले लो। ठीक, अब कई बार जो ये स्टेट्स है ना, यानी महाजनपद हैं, इनके पास अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी होती थी, और ये जो स्टैंडिंग आर्मी होती थी इसके साथ साथ इसको मेंटेन करने के लिए ये लोग
रेगुलर ब्यूरोक्रेसी भी रखते थे, तो इसीलिए तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी, इनको सैलरी देनी है ना भाई। स्टैंडिंग आर्मी मतलब इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ लड़ना है। तो अब जब लड़ाई नहीं हो रही तब भी खड़े रहेंगे ये लोग, तो उनको तब सैलरी कैसे मिलेगी? तो रेगुलर इनकम का फ्लो होना चाहिए। तो रेगुलर इनकम का फ्लो कैसे होगा? इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इनके ऊपर मतलब ये कल्टीवेटर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो मगध महाजनपद है वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? तो उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न है जोग्राफिकल एडवांटेज। जोग्राफिकल एडवांटेज क्या है कि जिस एरिया में है ना, ये गंगा वाले जिस एरिया में, मिड गंजेटिक वाले एरिया में, वो बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल होने से एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होने से टैक्स ज़्यादा आएगा, टैक्स ज़्यादा आने से आर्मी ज़्यादा आएगी, है ना। फिर अब ये जो मगध वाला एरिया है ना, वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच में है या उसके इर्द गिर्द है। इससे क्या होगा? इससे उनको चीप कम्युनिकेशन मिल जाता है। चीप कम्युनिकेशन मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी करने में फ़ायदा हो जाएगा, वहीं फिर अगेन वही इनकम जनरेट हो जाएगी। अभी जो मगध वाला एरिया है ना, खासकर जो पाटलिपुत्र है इसका कैपिटल, वो क्या है? वो 2 रिवर के कन्फ्लुएंस पे, एक गंगा और एक सोन। तो अब गंगा और सोन के बीच में है, तो बीच में होने का मतलब क्या है? इधर से भी नेचुरल बाउंड्री होगी, इधर से भी नेचुरल बाउंड्री होगी, यानी इनको वाटर फोर्ट्स का या जल दुर्ग जिसे कहते हैं हिंदी में, वो उनको कंसेप्ट मिल जाता है। फिर गंगा और जमुना, गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या कर रही हैं? वो हर साल जब उनमें बाढ़ आएगी तो एलिवल सॉइल आएगी, एलिवल सॉइल आएगी तो नई फर्टाइल सॉइल आ जाएगी, नई फर्टाइल सॉइल आएगी, फिर अगेन वही एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, फिर वही टैक्स आ जाएगा, वही सीन है ना। अब नेक्स्ट थिंग है कि मगध वाले एरिया में ना बहुत सारे फॉरेस्ट मिलते थे। अब इन फॉरेस्ट में एलिफेंट मिलते थे। अब एलिफेंट का क्या करेगा? सवारी तो करेंगे नहीं इसकी, उसको क्या करेंगे? वॉर में यूज़ करेंगे, ठीक है। वॉर में एलिफेंट का यूज़ करेंगे। फिर मगध वाले एरिया में आयरन माइंस भी मिलती है। आयरन माइंस से क्या मिलेगा? ऑब्वियस ही बात है, आयरन मिलेगा। आयरन का 2 चीज़ में यूज़ करेंगे, एक एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे। कैसे भाई? जो हल है ना, हल है हमारा, ऐसे हला ऐसे होता है ना, शायद ऐसे होता शायद। तो उसका ये जो टिप है ना, जो ज़मीन में जाएगा, इसके ऊपर आयरन का कोटिंग कर देंगे। आयरन का कोटिंग करने से क्या होगा? वो डीप कल्टीवेशन करेगा। डीप कल्टीवेशन क्या होगा? इससे क्या होगा? नीचे की जो फर्टाइल सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, और जब वो ऊपर आएगी तो ज़्यादा एग्रीकल्चर हो जाएगा, एग्रीकल्चर होने से ज़्यादा, ठीक है, वो फिर प्रोसीजर वही आ जाएगा जो मैंने समझाया है। फिर दूसरा चीज़ क्या है? एग्रीकल्चर में जैसे फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया, कैसे करोगे? ऑब्वियस ही बात है, आयरन से ही करोगे। नेक्स्ट, वेपन बनाए। ओके, वेपन बनाने से उनको वॉर में हेल्प हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है मगध की पावरफुल ना भाई, वहाँ के जो रूलर्स थे वो एम्बिशियस थे। एम्बिशियस का मतलब है कि भाई देखो, आपके जितने भी सोर्सेस हों, ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, एम्बिशियस नहीं हो, आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो सारे के सारे रिसोर्सेज फेल है, ठीक है। देख लो, अब साल भर पढ़ा था आपके पास, आपने पढ़ाई नहीं की, ओके। अब रिसोर्सेज तो आपके पास सारे थे ना भाई, टीचर भी है, और अच्छा छोड़ो यार ये सब बातें, आ जाओ वापस पॉइंट पे आते हैं। तो एम्बिशियस रूलर का मतलब है कि यहाँ के जो रूलर थे ना, चाहे वो बिम्बिसार हो, अजातशत्रु हो, है ना, वो बहुत एम्बिशियस थे। एम्बिशियस जैसे देखो, अजातशत्रु इतना एम्बिशियस था कि अपने पापा को ही मार दिया कि चल भाई साइड हो, है ना, अब मेरे को रूल करना है। फिर महापद्म नंद, अब महापद्म नंद बहुत खतरनाक रूलर था। इसके लिए पुराणों में एक टाइटल आता है सर्वशत्रांतक, मतलब क्षत्रियों के मन में भी आतंक पैदा कर दिया था भाई ने, है ना, इतना ज़्यादा एम्बिशियस था। फिर नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कैपिटल, मतलब ये जो मगध है ना, उसकी कैपिटल, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट कैपिटल है, फर्स्ट है राजगीर और दूसरी पाटलिपुत्र। अब राजगीर जो है ना, उसका लिटरली मीनिंग होता है हाउस ऑफ किंग्स, ओके। अब ये जो राजगीर है, ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हिल्स के बीच में सिचुएटेड है। हिल्स के बीच में सिचुएटेड होने से क्या हुआ कि नेचुरली इसको क्या मिल गया? फोर्टिफिकेशन मिल गया। फिर इन्होंने बाद में जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया। अब कैपिटल कौन बनी? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है। उससे क्या होगा? इसको वाटर फोर्ट मिल गया। दूसरा, अगेन रिवर के बगल में है तो कम्युनिकेशन मिल जाएगा, चीप कम्युनिकेशन मिल जाएगा ना, कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। तो ट्रेड अच्छे से हो जाएगा, ट्रेड अच्छे से होगा तो टैक्स आएगा, ओके, वही सीन आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक, मगध वाला भूल जाओ, अब आता है नेक्स्ट मौर्य। अब पहला चीज़ आता है मौर्याज में, मौर्यन एम्पायर में, कि ये बता दो हमें कि मौर्यस के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि मौर्य एम्पायर में राजा थे, कौन सी थे, क्या लड़ाई की उन्होंने, कहाँ तक एम्पायर फैला था, ये तुम्हें कैसे पता चलता है? तो इसके मेनली 2 सोर्स हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल और एक है लिटरेचर, ठीक। अब आर्कियोलॉजिकल में आता है पहला इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में आपके पास आएंगे 2, एक अशोका के पिलर और एक आता है अशोका के रॉक एडिक्ट्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? अशोकन पिलर का मतलब है कि उसने पिलर बनवा दिए और पिलर के ऊपर उसने मैसेज लिखवाए, ठीक है। उन मैसेजेस को पढ़ के हम लोग उनके बारे में बता देते हैं, ठीक। फिर दूसरा है रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट कुछ नहीं है,
ऐसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो ये रॉक एडिक्ट है। इसके ऊपर भी कुछ लिखा होगा, उसको पढ़ के हम अशोका के बारे में या मौर्य के बारे में बता देते हैं। फिर दूसरा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स है पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन वही अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो ये कॉइन जो है, इस कॉइन से हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम की इकॉनमी कैसी थी। ओके, फिर आते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्ति वूर्ति जो मिली, है ना, वो। इस पर हमें क्या पता चलता है कि मौर्यस के टाइम के जो स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर्स ही नहीं, इवन ये जो रॉक पिलर्स हैं, मूर्तियाँ ही नहीं, ये जो रॉक पिलर्स हैं या फिर ये रॉक एडिक्ट्स हैं, इसका जो सरफेस है उसके ऊपर एक आपको गजब तरीके की या यूनिक तरीके की पॉलिश मिलेगी। ओके, वो उनका यूनिक फीचर है। मतलब उस शाइनिंग वाले पोर्शन को देख के हम ये बता देते हैं कि भाई ये मौर्य के टाइम से रिलेटेड है, ठीक। फिर आता लिटरेचर। लिटरेचर में पहला है इंडिका। इंडिका किसने लिखी? मेगस्ती ने लिखी। अब ये कौन भाई साहब थे? ये कोई भाई साहब नहीं थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके कोर्ट में आए हुए ग्रीस एम्बेसडर थे, ठीक है। अब इन्होंने जो बुक लिखी थी ना, वो बुक खो गई, बट उसके में फ्रेगमेंट्स मिले। मतलब इनकी बुक को किसी ने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी बुक में इनके नाम लिखे होंगे, इनके रेफरेंसेस दिए होंगे, तो उन रेफरेंसेस की हेल्प से हम लोग इसकी बुक को फिर से कंपाइल कर लेते हैं, ठीक। अब इसने बताया क्या है मौर्यस के बारे में? बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन आपको क्या पढ़नी है? आपको ये पढ़नी है कि मौर्यस के टाइम में जो मिलिट्री थी ना, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए ना बहुत सारी कमेटी थी, और उन कमेटी में उनकी 6 सब कमेटी थी, ठीक है। अभी हम उसको पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। फिर आता है हमारा अर्थशास्त्र। अब ये कौन, ये क्या है? ये किताब है, किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था, और पहले उसे टीचर भी था, ठीक है। अब इसने क्या डिस्क्राइब किया? इसने बहुत सारे ऑफिसेस और ऑफिसर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? फिर नेक्स्ट आता है जो बुद्धिस्ट, जैना और पुराणिक टेक्स्ट है ना, उनके थ्रू भी हमें पता चलता है। जैसे लाइक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखोगे तो एक बुक है अशोकावदान और एक बुक है दीपवंश। इन दोनों ही बुक में अशोका को धम्म अशोक की तरह रिप्रेजेंट किया है। अब क्या है ये? रट लो यार, अब छोड़ो, बाद में समझाने का टाइम नहीं है, रट लो, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है। देन अब आता है एक क्वेश्चन कि हमने पढ़ा ना, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, जब आपको इसको 2 तरीके से पूछ लेगा, या तो सीधा पूछ लेगा कि मौर्य के सोर्सेज बता दो, मौर्य एम्पायर के सोर्सेज बता दो, तो आपको सारा डिस्कस करना है। फिर कभी उसका दिमाग घूम गया ना एग्जामिनर का, तो वो बोलेगा कि भाई अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसके थ्रू बताओ हमें मौर्य के बारे में क्या बदलता है, कि अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन बनाए कैसे बनाए? 2 बनाए। देखो मैंने अभी लिखाया था, बताया था यहाँ पे कि इंस्क्रिप्शन के 2 तरीके के हैं। एक तो वो पिलर वाले हैं जो खम्भों पे लिखवाए उसने, और एक वो है जो उसने रॉक पत्थर पे लिखवाए, सिंपल सी बात है। तो उन दोनों के थ्रू क्या बदलता है? तो पहला चीज़ बदलता है एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। मतलब ये जो रॉक पिलर्स हैं या रॉक एडिक्ट्स हैं, ये हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में लगे हुए हैं या कहीं कहीं हैं, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई ये रॉक पिलर्स या रॉक एडिक्ट जहाँ जहाँ लिखवाए होंगे ना, वो सारा का सारा एरिया मौर्यस के या अशोका के अंडर कंट्रोल में होगा। भाई दुश्मन देश में थोड़ी लिखवाएगा, अपने एरिया में लिखवाएगा ना, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है एडमिन एंड गवर्नेंस। मतलब इन एडिक्ट से हमें पता चलता है कि उसने डिफरेंट पोस्ट को क्रिएट किया था। जैसे लाइक एक पुरुषा धम्म महमात, इसका क्या काम था? इसका काम था कि डिफरेंट प्रोविंसेस में जाके रेगुलर विजिट करो और पता लगाओ जो मेरी पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। फिर आता है अशोका की धम्मा पॉलिसी। अब हमें पता है कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने अपनी वॉर बैटल करने वाली जो पॉलिसीज़ को छोड़ दिया और उसकी जगह धम्मा को पॉलिसी बनाया। तो हमें उस धम्मा की पॉलिसी के बारे में कैसे पता चलता है? उस धम्मा के बारे की पॉलिसी के बारे में पता चलता है अशोका के खुद के इंस्क्रिप्शन से। तो हमें क्या पता चलता है कि वो प्रमोट कर रहा है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब यही कि नॉन वायलेंस करो, दूसरों की बातों को भी टॉलरेट करो, दूसरे के कल्चर को टॉलरेट करो, सच बोलो, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का आदर करो, यही सब वो बता रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या पता चलता है कि जब ये हम लोग रॉक एडिक्ट्स या प्लेयर पढ़ते हैं तो वो हमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि जो अशोका है ना, ये अपनी जो सब्जेक्ट्स है यानी जो प्रजा है, उसके इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, उसके लिए बहुत कंसर्न है। कंसर्न क्या है? मतलब कि उनके लिए बहुत सारे वेलफेयर के काम किए हैं। जैसे लाइक उसने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए और बहुत सारे कुएँ बनवाए, वेल्स बनवाए, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनवाए, किसके? पीपल्स के लिए और एनिमल्स दोनों के लिए बनाए। वाह जी वाह, आजकल तो अलग ही चल रहा है सीन। देन हमारा नेक्स्ट आता है कि अशोका के जब इंस्क्रिप्शन को देखते हैं ना, उससे हमें कल्चरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी मिलती है। जैसे लाइक सिंपल देखो, कल्चर में क्या पता चलता है कि जब हम अशोका के इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं और उसके पिलर देख रहे हैं तो हमें उस पर यूनिक पॉलिश मिल रही है ना, उसके सरफेस पे, पिलर के सरफेस पे यूनिक पॉलिश मिल रही है। तो उससे हमें पता चलता है ना
कि भाई उनका कल्चरल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा था, ठीक। और दूसरा चीज़ है लैंग्वेज का डेवलपमेंट मिल रहा है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट मतलब कि अशोका ने जो लिखवाया होगा किसी न किसी लैंग्वेज में लिखवाया होगा, किसी न किसी स्क्रिप्ट में लिखवाया होगा। तो लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत भी है और ग्रीक भी है, अरामाइक भी है। और स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है। अब देखो ये मत बोलना कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा नहीं पता, चलो देखो ये जो सामने मैंने लिखा है ना, ये सारी स्क्रिप्ट है। मतलब ये जितना भी लिखा है आपके सामने जो दिख रहा है ना, वो सब स्क्रिप्ट है। और कौन सी स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट है रोमन, ठीक है। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ नॉर्मली हिंदी बोल रहा हूँ, तो ये जो हिंदी बोल रहा ना, ये लैंग्वेज है, ठीक है। जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज होती है, और जो हम बोली हुई चीज़ को लिख देते हैं वो स्क्रिप्ट होती है, ठीक। अब बाकी बाद में बताना, मैं बाद में बता दूंगा अच्छे से। अब आता है कि ये जो मौर्यास थे, इतना बड़ा एम्पायर लेके बैठे थे, पूरा ऑलमोस्ट हिंदुस्तान इनके कंट्रोल में था। तो भाई इसको संभालते कैसे थे, एडमिनिस्टर कैसे करते थे, ठीक है। तो वही बताना है। तो पहली चीज़ बताना है क्या है कि इन्होंने अपने एम्पायर को ना 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। और उसमें क्या था, कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। मतलब पूरे एरिया को उन्होंने 5 पॉलिटिकल सेंटर 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, जिसमें कैपिटल कौन सी थी? उनकी खुद की कैपिटल, पूरे एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, फिर तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, ठीक। फिर नेक्स्ट थिंग आता है कि इस पूरे एम्पायर में जो राजा, इन सब पूरे एम्पायर का जो राजा होता था ना, वो अपने मैसेजेस को कैसे कन्वे करता था दूसरे लोगों में। तो वो दूसरे लोगों मतलब प्रोविंसेस में कैसे कन्वे करता था। तो उसके लिए वही है कि भाई रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस पर लिख दिया, भाई पढ़ो देखो राजा क्या चाहता है तुमसे, वही करो, ठीक है। फिर अब इस पूरे एरिया में कम्युनिकेशन कैसे करते थे, मतलब एक एरिया से दूसरी जगह जाना हो तो कैसे जाएंगे। तो उसके लिए देखो ज़मीन का रास्ता भी था और रिवराइन रूट्स भी था, ठीक है। नदी के रास्ते भी जाते थे। अब नदी का तो पता ही है तुम्हें कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो सबसे नदियाँ से वो फॉलो करते थे, तो खासकर नॉर्थ इंडिया में, है ना। लेकिन लैंड में आपको याद रखना है कि जो लैंड रूट था उसमें 2 इंपॉर्टेंट रूट हैं, एक है उत्तरापथ, एक है दक्षिणापथ। अब देखो नाम में इसके मीनिंग छुपा है। उत्तरा मतलब नॉर्थ, मतलब उत्तर की तरफ जो रास्ता जाता था उसको बोलते थे उत्तरापथ, और दक्षिण, जिस रास्ते को पकड़ के दक्षिण जाते थे, साउथ जाते थे, उसको बोलते थे दक्षिणापथ, ठीक। अब आते हैं कि मौर्यज अपने मिलिट्री को कैसे एडमिन करते थे। तो अब देखो वहाँ याद करो इंडिका ने बताया था ना कि कमेटी है एक, उसकी सिक्स कमेटी है, इसके थ्रू वो मिलिट्री एक्टिविटी को क्या करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। अब सिक्स सब कमेटी है तो रट लो। देखो पहली कमेटी थी नेवी की, दूसरी कमेटी थी ट्रांसपोर्टेशन की, तीसरी कमेटी थी फुट सोल्जर की, चौथी थी हाउसेस की, पांचवी थी चैरियट्स की, और छठी थी एलिफेंट्स की, ठीक। फिर ये क्या बोलता है कि इनको अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट्स, अरे यही दूसरी, ठीक है। फिर प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर एंड फॉर्डर फॉर एनिमल्स, एंड देन रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स टू लुक आफ्टर द सोल्जर। ये कौन है? ये दूसरी वाली का है। ये जो दूसरी जिसका ट्रांसपोर्ट था ना, उसमें इनका भी काम ये था, ये सारा काम इनके अंदर आता था, ओके। अब आता है कि इतने बड़े एम्पायर को सिर्फ तलवार के दम पे तो संभाल नहीं सकते, ठीक है। भाई बंदूक कब तक रखोगे? अरे बंदूक तो खैर थी नहीं उस टाइम पे, तलवार थी। तलवार कब तक लोगों के सर पे टांग के रखोगे? जैसी तलवार हटेगी फिर आ जाएंगे वो, मतलब रिवोल्ट कर देंगे या राजा की बात नहीं मानेंगे। तो ऐसा कर लो, लोगों के को मॉरल टीचिंग दो, ठीक है। लोगों की कैरेक्टर को ही चेंज कर दो। अगर वो अच्छे कैरेक्टर के हो जाएंगे तो फिर वो अपोज ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करो? तो इसके लिए अशोका ने क्या किया, धम्मा की पॉलिसी अपनाई। उसने क्या किया, अप्लाइड द प्रिंसिपल विच वर सिंपल एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है, ताकि लोगों के बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। अब ये जो उसने पॉलिसी चलाई, इसके लिए उसने क्या किया, धम्म महामात्र को अपॉइंट किया। क्यों किया? कि भाई ये जो धम्मा की पॉलिसी है ना, इससे रिलेटेड जो मैसेजेस हैं उसको तू स्प्रेड कर और इंश्योर कर कि सारे लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, प्रोविंसेस में ये लोग मान रहे नहीं मान रहे। कहीं मैं यहाँ बैठे बैठे कैपिटल में बना दे रहा हूँ पॉलिसी और जो प्रोविंसेस है वो लोग माने ही ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इतना बड़ा एम्पायर है ना, पूरा इंडिया इसके कंट्रोल में, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अब इस पूरे इंडिया पे कंट्रोल क्या एक जैसा था? मतलब जहाँ वो तो बैठे गए हैं पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र से इतना दूर, ये साउथ, ये यहाँ पे, क्या हर जगह उसका सेम लेवल पे कंट्रोल था? तो इसका आंसर है नहीं। ऑब्वियस ही बात है कि भाई इतना बड़ा एम्पायर है, वो बहुत डाइवर्स है, ठीक है। अब सब पे एक जैसा कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे क्लास में देख लो ना, जो आगे के बच्चे होते हैं वो बेचारे डरे डरे बैठे रहते हैं कि कब टीचर हाथ घुमा के दे दे 2-4 कान के नीचे, और जो पीछे रहते हैं वो बड़े फ्री होकर रहते हैं कि जब तक सर हमारे पास आएंगे तब तक हम सुधर जाएंगे। तो यही चीज़
उस टाइम पे भी होगा कि जो कैपिटल के पास होगा ना यहाँ पे, वो बेचारा दबा हुआ है, डर के मारे बैठा हुआ है कि कब राजा आ जाएगा सेना लेके। लेकिन जो दूर बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ बेचारा है, यहाँ पे बैठा हुआ है या यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कहेगा अरे जब तक राजा आएगा तब की तब देखेंगे, अभी तो मौज ले लो। ठीक है, तो यही है एडमिन कंट्रोल एग्जिस्ट इन कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर। मतलब जो एडमिन कंट्रोल है या जो डायरेक्ट कंट्रोल है या जो कड़ा कंट्रोल है ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वो कहाँ होगा? वो प्रोविंसेस के कैपिटल में होगा या फिर पाटलिपुत्र में होगा। ठीक है, और जो प्रोविंसेस दूर हैं उनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे रखी होगी। ठीक है, तो प्रोविंसेस हैज सम ऑटोनॉमी ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एंड प्रोविंस सेंटर। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कि प्रोविंस सेंटर वर केयरफुली चूजन कनेक्टेड टू द लैंड रूट उज्जैन और न्यू इंपॉर्टेंट मिनरल लाइक गोल्ड एंड शिवनगिरी। मतलब ये सिंपल सा बोला है, कितने थे इनके पास? इनके पास 5 है ना, 1 2 3 4 5, मतलब पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, शिवनगिरी। इनको उन्होंने चूज़ कैसे किया? इनको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चूज़ किया। पाटलिपुत्र को क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो गंगा सोन के कॉन्फ्लुएंस पे, उससे क्या होगा? कनेक्टिविटी में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तक्षशिला को क्यों चूज़ किया? उत्तरापर से कनेक्टेड है। सुवर्णगिरी को चूज़ किया, सुवर्ण मतलब सोना, यहाँ सोना मिलता है, गिरी मतलब पहाड़ियाँ, मतलब सोने की पहाड़ियाँ, तो इसको इसलिए चूज़ कर लिया कि भाई यहीं प्रोविंस बनाओ, सोना यहीं मिल रहा है, यहीं प्रोविंस हो रहा है, यहीं पर हमारा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ वो बता रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि मौर्य जो एम्पायर है वो मेजर लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री का, क्यों है? ठीक है, तो पहला है फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। भाई अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक उनका एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर पहली बार इंडिया में बना है, तो भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडमिन, कि कैपिटल पाटलिपुत्र और उसके प्रोविंसेस, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई उसको कैसे कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कमेटी और 6 सब कमेटी के थ्रू। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बहुत है, बहुत वेल डेवलप्ड टैक्सेशन है, किसान से लेकर टैक्स कलेक्ट करने से लेकर राजा तक कैसे जाएगा वो पता है, कौन कलेक्ट करेगा वो पता है, कहाँ खर्चा होगा वो पता है। फिर कॉइनेज हो रखा है, 5 मार्क कॉइन बन रखे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चल रहा है। भाई उत्तरापथ दक्षिणापथ रिवर से, ये सब क्या है? लैंड रूट ही तो हैं जिसके थ्रू ट्रेडर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। तो क्या करने जा रहे हैं भाई? ट्रेडिंग तो करने जा रहे हैं, तो ट्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब आप देखो ना, इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज कौन है? इंडो ग्रीक ग्रीक एम्बेसडर है। भाई ग्रीक एम्बेसडर का मतलब है ग्रीक से भी उनका तो ट्रेड चल रहा होगा, तो कितना ट्रेड उनका इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आता है अशोका रूल एंड धम्मा। मतलब अशोका ने पहला ऐसा रूलर है जिसने वेलफेयर की बात करी, धम्मा को प्रमोट किया, मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया, नॉन वॉलेंस को प्रमोट किया, पीपल्स के वेलफेयर को प्रमोट किया। ऐसा रूलर आज तक बना ही नहीं था, है ना, पहला रूलर है इंडिया का ऐसा। फिर इस टाइम पे कि जो कल्चरल और पॉलिटिकल लेगेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि भाई बुद्धिज़्म का राइज होता है, और ये सिर्फ बुद्धिज़्म का राइज इंडिया में नहीं होता है बल्कि एशिया तक फैल जाता है ना। और फिर यूनिक पॉलिश है मॉडर्न स्कल्पचर्स पे, चाहे वो रॉक पिलर हो चाहे वो स्कल्पचर्स हो। ठीक, फिर हमें पता चलता है फाउंड द एथिक्स एंड गवर्नेंस सिस्टम फॉर लेटर इंडियन एम्पायर। मतलब जो स्टैंडर्ड अशोका ने बनाया वो बाकी के लिए एक क्या कहेंगे उसको, माइलस्टोन हो गया ना, कि भाई देखो अशोका कितना बड़ा रूलर था, क्या क्या उसने किया, तो तुम भी तो कुछ करो। ठीक है, इवन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उसने भी नेशनल एम्बलम के रूप में अशोका के पिलर जो सारनाथ में ना उसके ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट को उड़ाया, जिसमें वो 4 शेर है ना वही वाला, उसको अपनाया। तो इतना उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नए वाले पे कि देखो लैंड एंड रिवर राइन रूट्स वर वाइटल फॉर मॉरियंस। अब वाइटल क्या होता है? वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इतना बड़ा रूट, इतना बड़ा एम्पायर है, उसमें ये जो लैंड और रिवराइन रूट है ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सिंपल है, तो देखो पहला है वास्ट एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, मतलब अफगानिस्तान से बंगाल तक और कर्नाटक तक इतना बड़ा एम्पायर है। उसके अंदर उनकी 5 प्रोविंसेस बना रखे हैं, एक उसमें कैपिटल भी है। इसके बीच में कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड रूट और रिवराइन रूट, इसलिए ये रूट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई, मतलब ये है कि अरेंजमेंट फॉर फूड, शेल्टर, प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ मिलिट्री, ये सब कैसे होगा? ये सब इसी से हो ना, लैंड रूट से या रिवराइन रूट से ही होगा। फिर इन एरियाज़ में जो एडमिन कंट्रोल है, मतलब कैपिटल पाटलिपुत्र से तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली और फिर क्या कहते हैं तक्षशिला, ये सब जगह पे कंट्रोल कैसे होगा? कैसे राजा के जो मैसेजेस हैं वो कॉमन पीपल तक जाएंगे, है ना। और
जो रिपोर्ट्स हैं प्रोविंसेस से वो कैसे राजा तक वापस आएंगी घूम के, तो उसके लिए भी तो वही लैंड रूट या फिर रिवराइन रूट ही होगा। फिर इतना बड़ा एम्पायर है, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? ऑब्वियस ही बात है, ट्रेड से आएगा या फिर एग्रीकल्चर से आएगा। ट्रेड से ज़्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि ट्रेड्स में ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब ट्रेड क्या करेगा? ट्रेड कैसे होगा? जब तक इंटरनल जो रूट्स हैं वो बाहर के देशों से कनेक्ट नहीं होंगे तो फॉरेन ट्रेड कैसे होगा? ठीक है। अब ये जो रूट्स हैं इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे वो ग्रेन्स हो चाहे वो मेटल्स हो। ठीक है। इवन इंडिया जो है ना वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड था, है ना। उत्तरापथ से आप चले जाओ, तक्षशिला होते हुए अफगानिस्तान से बाहर चले जाओ, है ना, उधर सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाओ, वहाँ कनेक्टेड था। फिर अगर लैंड रूट से आप दक्षिणापथ से आओ, दक्षिणापथ से पोर्ट्स पे जाओ, पोर्ट्स मतलब बंदरगाहों पे जाओ, फिर वहाँ से आप समुंदर को टच करके आप कहीं भी जा सकते हो, है ना। तो ये है। फिर कनेक्शन बिटवीन सिटीज़, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जैसे लाइक पाटलिपुत्रा, वो क्या है? वो रिवर रूट पे कनेक्टेड है, गंगा एंड सोन रिवर याद करो। फिर उज्जैनी है, वो लैंड रूट पे कनेक्टेड है। मथुरा है, ये कल्चर और ट्रेड सेंटर है। तो ये जितनी भी सिटीज़ है ना इंपॉर्टेंट, ये सारी सिटीज़ को इंटरकनेक्ट कर रखा है किसने? लैंड रूट ने और रिवराइन रूट ने। फिर कल्चरल एंड रिलीजियस एक्सचेंज, मतलब जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? सारनाथ से वहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन किया बुद्धा ने, अब वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर अशोका ने उसको अडॉप्ट किया, अशोका ने उसको अडॉप्ट करने के बाद पूरे इंडिया के अंदर और पूरे इंडिया से लेकर बाहर तक, मतलब श्रीलंका तक अपने बच्चों को भेज दिया, है ना। तो वो कैसे गए होंगे? वो ऐसे ही तो गए होंगे ना, लैंड और रिवराइन रूट से ही। तो यही तो बता रहा है कि ये लैंड और रिवराइन रूट जो है उसके थ्रू कल्चर और रिलीजियस जो सेंटिमेंट से, आइडियाज से उसका एक्सचेंज हुआ है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ गुप्ता एम्पायर। अगेन वही चीज़, जैसे हमने मौर्यस के एम्पायर के बारे में कैसे पता चला, उसके क्या सोर्सेस हैं वो बताए, अब ऐसे ही गुप्ता के बताएंगे। गुप्ता में फिर वही आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल में पहला क्या है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में कौन सा है? प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? सिंपल सा होता है, देखो एक कॉपर प्लेट होती है ऐसी बड़ी सी, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कुरेद रखा होता है, लिखा होता है, ठीक है। और वो जो लिखा होता है ना उसमें प्रेजिंग की होती है, प्रशंसा की होती है, तारीफ की होती है, तो इसीलिए इसको प्रशस्ति कहते हैं। अब ऐसी एक प्रशस्ति हमें प्रयाग में मिली है, इसीलिए हम उसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। अब ये जो कॉपर प्लेट है जिस पे लिखा है, ये लिखा किसने है? ये लिखा है हरिसेन ने। अभी हरिसेन कौन है? ये हरिसेन कौन है? ये समुद्रगुप्त का फ्रेंड है। इसने, हरिसेन ने क्या किया, समुद्रगुप्त ने जो लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें युद्ध जीता, उसके बारे में उसने उसकी तारीफ की है कि भाई कितना बड़ा राजा था, कितना शक्तिशाली राजा था, उसने यहाँ लड़ा वहाँ लड़ा, इसको हराया उसको भगाया, ये सब लिखा है। और यहीं तक नहीं रहा वो, उसने कहा कि भाई ये समुद्रगुप्त कुछ नहीं, ये तो भगवान के बराबर है, मतलब गॉड से कंपेयर कर दिया, ठीक। फिर आता है हमारा गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन में से हमें बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। पहला देखो कल्चर बदलता है। कल्चर क्या है कि देखो एक हमें कॉइन मिला है गुप्ता का, गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त का, उसमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया है, मतलब ये कल्चरल डेवलपमेंट है ना कि उस टाइम के लोग वीणा बजाते थे और राजा भी हो जाता था। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बोलता है कि गोल्ड कॉइन पता चल रहे हमें, मुगल बोल रहा हूँ, गुप्ताज के टाइम पे हमें गोल्ड कॉइन मिले। तो गोल्ड कॉइन का मतलब है ना, गोल्ड कोई छोटी मोटी मेटल थोड़े है, बहुत प्रीशियस मेटल है। इसको अगर कोई कॉइन में यूज़ कर रहा है तो मतलब क्या है, उस टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। फिर पॉलिटिकल हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या चंद्रगुप्त जो था ना, उसने क्या किया, सिल्वर कॉइन इशू किए। सिल्वर कॉइन क्यों इशू किए? क्योंकि उसने शकास को डिफीट किया था, मतलब शका को डिफीट करने के ओकेजन पर उसने सिल्वर कॉइन इशू किए। तो इससे पता चलता है ना कि उसने पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर मैरिज अलायंस भी पता चलते हैं इससे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट लिटरेरी। लिटरेरी में हमें इंडियन अकाउंट है। इंडियन अकाउंट में देखो कालिदास है, कालिदास ने रघुवंशम लिखी, ठीक है। अब ये तो मुद्राक्षर जो है ना, ये विशाखा दत्त ने लिखी है, ये गलती से कालिदास हो गया, तो माफ़ कर देना यार, रात भर जाग के तुम्हारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। फिर देवी चंद्रगुप्त, ये भी विशाखा दत्त की है, ये कालिदास की नहीं है। रघुवंशम जो है ना, रघुवंशम और मेघदूत जो है ना, वो कालिदास की है। ये मुद्राक्षर जो है ये है विशाखा दत्त की। देवी चंद्रगुप्त भी शायद विशाखा दत्त की, एक बार कंफर्म करना है यार ये ना, ठीक है, माफ़ कर दो यार थोड़ा सा तो, ठीक। फिर आते हैं फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट में हमारे पास चाइनीज़ ट्रैवलर है। चाइनीज़ ट्रैवलर में फाशियान है। फाशियान कौन था? ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। इसने क्या क्या बताया? इसने बताया देखो यहाँ पे जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है और लोग पीसफुल लाइफ स्पेंड करते हैं। इसने बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा है और सबसे इंपॉर्टेंट अनटचेबल्स की कंडीशन के बारे में लिखा है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जातक एंड देयर स्टोरी। अब पहले देखो जातक होता क्या है। जातक कुछ नहीं है, ये
बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक, अब ये जातक में क्या होता है, बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड इसमें स्टोरीज हैं, तो इसको हम लोग पॉपुलर फोक टेल्स कहते हैं। पॉपुलर मतलब ये होता है जी लोगों में जो पॉपुलर होता है ना, जैसे लाइक दादी नानी की कहानी किससे, है ना, वैसे टाइप का समझ लो। ठीक है, फिर ये ओरली ट्रांसफ़र हुई हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब दादी ने अपनी पोती को सुनाया, पोती जब खुद दादी बनी तो उसने अपने पोती को सुना दिया, ऐसे करके ये ओरली ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, और इनको राइट डाउन जो किया ना वो पाली में किया अराउंड 1st मिलेनियम CE में। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो भाई बताया मैंने कि बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज़ है। अब ऐसी एक स्टोरी है गंधतेंदु जातक की। इसमें क्या है, इसमें ये जो जातक स्टोरी है ना गंधतेंदु जातक, इसमें एक राजा की कहानी है। वो क्या करता है, वो अपने राज्य में रहने वाले जो पीपल्स हैं, लोग हैं, उनकी कंडीशन के बारे में जानना चाहता है। बट अभी राजा बन के जाएगा तो कैसे पता चलेगा, तो वो क्या करता है, अपना भेष बदल लेता है, मतलब कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता है। अब वो गरीब आदमी बन गया जाता है। फिर जब वो लोगों के बीच में जाता है ना, तो उसे क्या पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि दिन के टाइम पे जो राजा के ऑफिसर्स हैं ना, वो टैक्स कलेक्ट करने के नाम पे लूटते हैं लोगों को, और जब रात हो जाती है ना तो डाकू लुटेरे लूट के जाते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना, मतलब राजा के ऑफिसर के अत्याचार एट्रोसिटीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते थे, गांव छोड़ देते थे, जंगल में चले जाते थे कि जी हम रहेंगे नहीं, खेती करेंगे नहीं, एग्रीकल्चर करेंगे तो टैक्स भी नहीं देंगे। ठीक है, ये पता चलता है। तो अब ये स्टोरी तो ये बता रही है, लेकिन अब हमें कैसा पता चलता है, हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि राजा और उसकी प्रजा दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, है ना, किंग और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन था। दूसरी चीज़ ये है कि किंग अपने कॉफर्स को यानी अपने खजाने को भरने के लिए हाई टैक्स का डिमांड करता था, हमें ये पता चल रहा है। और तीसरी चीज़ है कि पीजेंट्स का भी रिएक्शन पता चल रहा है स्टोरी से, कि भाई पीजेंट्स को जब लगता था, किसानों को जब लगता था कि राजा का रूल ऑप्रेसिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा भैया, है ना, तो वो क्या करते थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाते थे। हमें ये पता चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं हमारे जेम्स प्रिंसेप और उनका कंट्रीब्यूशन। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन है, जेम्स प्रिंसेप को याद कर लो जेपी से, है ना। तो जेम्स प्रिंसेप कौन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में एक ऑफिसर थे। मिंट क्या होता है, इसको हम कहते हैं टकसाल, अरे जहाँ सिक्के बनते हैं वही है। ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंस और क्या है, जेपी सर के बारे में क्या जाने। जेपी सर ने क्या किया, ब्राह्मी और खरोष्टी को पता लगाया है कि ब्राह्मी खरोष्टी को पढ़ना सिखाया। मतलब ब्राह्मी खरोष्टी देखो ये जो है ना, ये अशोका के टाइम में वो ज़्यादा पॉपुलर थी, तो काफ़ी टाइम के बाद लोग भूल गए थे कि ब्राह्मी खरोष्टी में क्या लिखा है। जैसे देखो ये, अब तुम बताओ ये ब्राह्मी में लिखा है, क्या लिखा है, तुम्हें पता ही नहीं क्या लिखा है ना। तो ये चीज़ें हम भूल गए थे। तो ये किसने बताया पढ़ के, कि जेपी सर ने बताया। जेपी कौन, जेम्स प्रिंसेप ने। अच्छा ये है क्या, ये मेरा नाम लिखा है ना, टेंशन नहीं लो। फिर अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो पहला चीज़ है, जब जेपी सर ने मतलब जेम्स प्रिंसेप ने ये बताया ना कि ब्राह्मी और खरोष्टी को पढ़ना सिखा दिया, है ना, तो जब पढ़ना सिखा दिया तो उसके थ्रू हमें अर्ली इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल गया। कैसे, अशोका की इंस्क्रिप्शन पढ़ने हम लोग कैपेबल हो गए। जब अशोका के इंस्क्रिप्शन पढ़ने में कैपेबल हो गए तो हम अशोका के बारे में और जानने लगे। ठीक है, देन हिज स्टूडेंट ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल चेंज एंड सोशल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक चेंज। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली, इंस्क्रिप्शन पढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली। तो जब जानकारी मिली तो उसका यूज़ हिस्टोरियंस ने ये पता लगाने में किया कि जब भी कभी पॉलिटिकल चेंज होता है, ठीक है, या सोशल हिस्ट्री में चेंज होता है या इकोनॉमिक चेंज होता है, तो क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब फिर उन्होंने बताया कि जो रिलेशन है ना वो हमेशा सिंपल नहीं होता है और डायरेक्ट नहीं होता है, कई बार थोड़ा दूर का देखना पड़ता है, एकदम से हमें चेंज पता नहीं चलेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट थिंग क्या पता लगाया, जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी खरोष्टी पता लगाई ना, तो हमें ये पता चला कि इंडिया के अंदर फर्स्ट ग्रेट एम्पायर था, है ना। फर्स्ट ग्रेट एम्पायर मतलब मॉडर्न एम्पायर, कहाँ से, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, नीचे कर्नाटक तक फैला हुआ था। और इतना ही नहीं, इनके ग्रीक्स के साथ रिलेशन थे। मतलब आप मानो ना, अलेक्जेंडर सिकंदर जो जीता वही सिकंदर, बताओ, उसके सेनापति को हराया, है ना, हराया नहीं, उसकी लड़की से शादी भी कर ली, बताओ, हद है यार। ठीक, फिर वर्ल्ड नो दैट ग्रेट एम्परर अशोका हु गेव अप द वॉर ओवर पीस। मतलब अलेक्जेंडर जो दुनिया जीतने निकला था, किसके, तलवार के दम पे, है ना। वहीं हमारे यहाँ एक एम्परर है अशोका, जिसने तलवार को छोड़ दिया
और पीस के थ्रू पूरी दुनिया को जीतने लगा, है ना। मतलब बुद्ध के मैसेज को पूरी दुनिया में फैला के अपने नाम को अमर कर गया। और वहीं बताओ अलेक्जेंडर था जो तलवार के दम पे दुनिया को लेके जीतने निकला था। चलो छोड़ो यार, ज़्यादा लेक्चर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन है? कुषाण रूलर। कुषाण रूलर क्या है? कुषाण पहले जानते हैं कौन है। कुषाण कौन है? ये 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE में इन्होंने रूल किया था। और रूल कहाँ से किया था? सेंट्रल एशिया से ये लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके सेटल्ड हो गए थे। सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, इंडिया में वाले नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में इन्होंने रूल किया था। अब इनके इंस्क्रिप्शन, इनके बारे में हम कैसे जानते हैं? वही है, इंस्क्रिप्शन होंगे, टेक्स्ट होंगे, कॉइन्स होंगे, ठीक है, यही है। अब कॉइन्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। अब ये देखो, ये अलग किस्म के राजा है, अलग किस्म के राजा है। मतलब अशोका अलग किस्म का राजा है, ये अलग किस्म के राजा है। ये जब बताते ना अपना राजा तो अलग ही तरीके से बताते हैं। क्या कहते हैं कि हम तो भगवान के जैसे हैं, है ना। कुषाण के जो राजा है ना, देखो अशोका ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान के बराबर हूँ, है ना। वो क्या कहता अपने आप को? देवनम पिए दसी, मैं देवताओं का प्रिय हूँ, है ना। मतलब वो है इंसान, लेकिन वो उसके काम ऐसे हैं कि देवता भी उसको चाहने लगे हैं। लेकिन ये जो कुषाण है ना, वो कह रहे हैं कि भैया हम तो राजा नहीं हैं, हम तो भगवान हैं, मतलब सन ऑफ गॉड हैं, देवपुत्र हैं। और ये जो चीज़ थी ना, ये इन्होंने चाइनीज़ किंग से उठाई। चाइनीज़ किंग जो थे ना, वो अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे। तो उसी की तरह कुषाणों ने भी अपने आप को क्या बोल दिया कि हम देवपुत्र सन ऑफ गॉड है, ठीक है। अब यही नहीं रुके ये लोग। ये मथुरा के नीचे, मथुरा के पास एक मठ जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपना कोलोसल स्टैचू इन श्राइन, मतलब मंदिर टाइप का बनाया जिसमें अपनी मूर्ति रखी। देख लो, खुद को भगवान मान रहे हैं और मूर्तियाँ बनवा रहे हैं, ठीक है, मथुरा और अफगानिस्तान के बाद। और इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी टाइटल लिख रहे हैं, शाहानुशाही, है ना। जैसे शहनशाहों के शहनशाह, वैसे ही कुशानाज ने क्या लिया? शाहानुशाही, बड़ा टाइटल ले रहे हैं। तो क्या है? अलग तरीके के राजा हैं ये, अपने आप को भगवान के बराबर बता रहे हैं, टाइटल ले रहे हैं देवपुत्र, ठीक है, मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में अपना स्टैचू रखवा रहे हैं, टाइटल ले रहे हैं शाहानुशाही, ठीक। फिर आते गुप्ता वाला। देखो जैसे कुशानाज थे, गुप्ता उनसे 2 कदम आगे थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने क्या करा? समुद्रगुप्त को हरीश ने क्या बताया? उसने गॉड से कंपेयर किया। मतलब बताओ, एक इंसान है, उसको भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसने भी बहुत बड़े बड़े टाइटल लिए, महाराजा धीराज, मतलब छोटे छोटे राजाओं का भी ये महाराजा है। हम लोग सोचते थे राजा बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये कहता मैं राजा नहीं हूँ, मैं महाराजा धीराज हूँ, मतलब महाराजाओं का भी महाराजा हूँ, महाराजा धीराज हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा एक तमिलकम। तमिलकम क्या है? तमिल वाला एरिया, साउथ वाला एरिया। अब यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे चीफडम्स थे। चीफडम थे मतलब छोटे छोटे सरदार थे, ठीक है। कब थे? 200 BC के टाइम पे। कहाँ थे? साउथ इंडिया में। अब ये कौन थे? चोल थे, चेर थे और पंड्या थे। अभी हमें इनके बारे में क्या पता चला? संगम टेक्स्ट से पता चला। अभी संगम टेक्स्ट क्या है? संगम देखो मतलब क्या है, बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, अरे वही मिलन, मतलब कॉन्फ्लुएंस। मतलब ये है कि जो तमिल वाला एरिया था ना, वहाँ पे 3 टोटल मीटिंग हुई हैं। इन मीटिंग्स को हम लोग संगम मीटिंग कहते हैं। इन मीटिंग का मोटिव क्या था कि आओ बैठ के सारी पोएम्स को कंपाइल करते हैं। तो वही उन पोएम्स को कंपाइल करके जो हमारे पास लिटरेचर आया ना, उसी को हम लोग बोलते हैं संगम लिटरेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE। यार बड़ा चैप्टर है ये, मान लो अब, है ना, लेकिन मज़ा आएगा। 1-2 बार देख लोगे, टेंशन ख़त्म, ठीक है। पहली बार एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखना, उसके बाद तुम इसको 1.5 पे भगाना, और फिर जब लास्ट फाइनल रिवीजन करोगे ना, तो उस टाइम पे तुम इसको क्या करना, 2x पे भगा देना, फटाफट आएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ट्रेड कैसा था? 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE, इसके बीच का ट्रेड कैसा था? तो पहला क्या है? सिटीज़ का राइज होता है। मैंने आपको बताया था 6th सेंचुरी BCE के टाइम पे सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है। कहाँ पे? मिड गंजेटिक में होता है। अब देखो वही चीज़ें आ रही हैं घुमा घुमा के, बस क्वेश्चन अलग आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वही आएंगी, ठीक है। कौन कौन से सिटीज़ थी? राजगीर था, वाराणसी था, पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो सिर्फ यही थी? नहीं, और भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। लाइक कैसे? उज्जैनी। उज्जैनी क्यों इंपॉर्टेंट है? वहाँ शिवा टेम्पल है, ट्रेडिंग सेंटर था ये। फिर मौर्यास का प्रोविंसेस भी था, 5 प्रोविंस था, उसमें ये भी था। फिर तक्षशिला। तक्षशिला क्यों इंपॉर्टेंट है? मौर्यस के टाइम पे प्रोविंस था, कुशाना की कैपिटल थी। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी थी, बुद्धिस्ट सेंटर था, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ कॉइनेज, अब याद करो, इस टाइम पे
मतलब 6th सेंचुरी BC में हमें पंचमार्क कॉइन मिलते हैं। फिर गोल्ड कॉइन भी इशू करते हैं, चाहे वो कुशानाज हो चाहे वो गुप्ताज हो, गोल्ड कॉइन इशू करते हैं। इससे क्या बदलता है कि ट्रेड बिकम मोर ईजियर। क्यों भाई, बार्टर सिस्टम में होता था ना कि मेरे पास टमाटर ज़्यादा है, तुम्हारे पास प्याज ज़्यादा है, चलो आओ एक्सचेंज कर लेते हैं। बट मुझे प्याज नहीं चाहिए ना, तुम्हें टमाटर चाहिए, तब कैसे करोगे? तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या किया, कॉइन्स को इशू किया। तो कॉइन से क्या हो गया कि चीज़ों का दाम या वैल्यू फिक्स करने में ईजी हो गया कि भाई मुझे 2 सोने के सिक्के चाहिए, तेरे पास है तो दे दे, नहीं है तो भाग यहाँ से, है ना। तो इससे क्या होगा, ट्रेड करना ईजी हो गया। और जब ट्रेड करना ईजी हो गया तो ट्रेड बढ़ेगा। अब आते हैं फिर वही ट्रेड रूट। ट्रेड रूट में 2 तरह के रूट हैं, एक होगा लैंड रूट, एक होगा रिवराइन या सी रूट, एक होगा पानी का रास्ता, एक होगा ज़मीन का रास्ता। ज़मीन के रास्ते में देखो उत्तरा पथ है, उत्तर की तरफ जाने वाला रास्ता, दक्षिणा पथ है, दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, बुद्धा सर्किट है। बुद्धा सर्किट मतलब बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो प्लेसेस है ना, उनको कनेक्ट करता हुआ एक रास्ता निकला, उसको कहते हैं बुद्धा सर्किट। ठीक है। अब ये जो हमारी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ है ना, वो आपस में तो कनेक्टेड हैं ही, उसके अलावा वो सेंट्रल एशिया, चाइना, वेस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट रिवर और सी रूट। रिवर और सी रूट में इंडिया जो है ना, वो श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, रोमन एम्पायर, इनसे लिंक है सी रूट के थ्रू। और इनसे लिंक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स यानी बंदर का काम आते हैं। कौन से? ताम्रलिप्ति, भरूच, पुहार, ये सब काम आते हैं। अब आता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है तो कौन कौन सी चीज़ें की हो रही है। तो हम जो एक्सपोर्ट करते थे, क्या देखो यहाँ मसाले बहुत हैं, तो मसाले करते थे। कॉटन, टेक्सटाइल बहुत करते थे। फिर आइवरी, भाई एलिफेंट है, हाथी दांत करते थे। पर्ल्स, सोना, अरे सॉरी हीरा मोती बहुत करते थे। ठीक है। फिर इंपोर्ट क्या करते थे? वाइन, अरे वाह, गोल्ड, सोने की चिड़िया, सिल्वर, चांदी, ग्लासवेयर, ओके, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। फिर आता है ट्रेडर्स एंड गिल्ड्स। अब इतना बड़ा हम लोग, इतना फ्लरिश हमारा ट्रेड है, तो ट्रेड करने वाले लोग होंगे, और वो जो ट्रेड करने वाले लोग थे ना, वो आपस में ग्रुप बना लेते थे, उसी ग्रुप को कहते हैं गिल्ड। ठीक है। अब ये जो ग्रुप होते थे ना, नॉर्मली सेम ऑक्यूपेशन के पीपल्स एक ग्रुप बनाते थे, तो सेम ऑक्यूपेशन पीपल मेक एसोसिएशन, इसी को कहते थे गिल्ड। अब ये गिल्ड क्या करती थी, ये चीज़ों के प्राइसेस को रेगुलेट करती थी कि भाई 10 रुपये देना तो सभी 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देना तो 20 रुपये देंगे। अरे सिंपल ना, नाई के पास जाते हो ना, तो जहाँ जाओगे सेम रेट मिलेगा, तो वो सेम रेट कैसे मिलता है? तो जो बार्बर्स का एसोसिएशन है ना, उसने रेट को फिक्स कर दिया, तो वैसे ही समझ लो ये। ठीक है। तो एक तो ये प्राइसेस को रेगुलेट करते थे, दूसरा क्या करते थे, जो गुड्स की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करते थे। ठीक है। और अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक। फिर अब ट्रेड एक्टिविटी है, इससे पैसा आता है, पैसा कमाते हैं लोग, और उसी पैसे पर टैक्स लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है, राजा भी इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा वो टैक्स लेगा। तो वो सपोर्ट कैसे कर रहा है? तो पहली चीज़ है, ट्रेड रूट जो है ना, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, बुद्धा सर्किट, है ना, इनको क्या कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई चोर, डाकू, लुटेरे जो है ना, इन रास्तों पे चलने वाले लोगों को लूट ना सकें। नहीं लूटेंगे तो ज़्यादा सारे लोग इस रूट का यूज़ करेंगे, जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ट्रेड ज़्यादा होगा, ट्रेड ज़्यादा होगा तो फिर अगेन टैक्स ज़्यादा आएगा, पैसे ज़्यादा आएंगे। फिर दूसरा चीज़ है कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन करा के, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करा के, मार्केट प्लेसेस का कंस्ट्रक्शन करा के वो इनको सपोर्ट करता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, लैंड ग्रांट। अरे यार थक गया मैं यार, चलो नंबर भी तो लानी है। हाँ सही बात है, लैंड ग्रांट। अब देखो लैंड ग्रांट का मीनिंग क्या होता है। लैंड ग्रांट, ग्रांट का मतलब तो डोनेशन करना, दान करना। क्या दान कर रहे हो? लैंड दान कर रहे हो, मतलब ज़मीन दान कर रहे हो। किसको दान कर रहे हो? ब्राह्मण्स को करोगे, अपने टेम्पल्स को करोगे। ठीक है। तो डोनेटिंग द लैंड टू ब्राह्मण्स और टेम्पल्स एज गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मनी और गुड्स, मतलब पैसे वैसे नहीं देने ब्राह्मण्स को या टेम्पल्स को, उनको क्या करना है? ज़मीन दे देनी है। ज़मीन क्यों देनी है? अब देखो क्यों देनी है, इसका पर्पज़ क्या है लैंड ग्रांट का। तो पहला पर्पज़ है रिलीजियस और स्पिरिचुअल मेरिट, मतलब भाई मैंने मंदिर को दान दिया तो मुझे अच्छा लगा ना, मैंने अपने भगवान की सेवा की, अपने धर्म की सेवा की, ऐसा लगता है ना, तो वही रिलीजियस और स्पिरिचुअल मेरिट हो गया। फिर दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को ही दे। कई बार क्या होता है, राजा क्या करते थे ना, अपने ऑफिसर्स को भी, जो उनके लॉयल ऑफिसर्स हैं या सोल्जर्स हैं, उनको उनकी सर्विस के लिए भी वो रिवॉर्ड करते थे, लैंड दे देते थे। ठीक है। फिर कई बार क्या होता था कि जो राजा महाराजा है ना, वो जंगल में लैंड डोनेट कर दी। अब जंगल में लैंड डोनेट करने का मतलब है, मुझे लैंड मिली, मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल में क्या करूंगा? शेर नहीं पकड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? जंगल को साफ करूंगा, जंगल को साफ करूंगा, वहाँ पे खेती करूंगा, अगेन वही टैक्स दूंगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट है
बाय इशूइंग द रिकॉर्ड लैंड ग्रांट वांट टू रिटेन देयर नेम इन हिस्ट्री। अब मैंने मान लो किसी राजा ने दान दिया, किसको दान दिया, मेरे को दान दिया, तो दान देते टाइम पे वो कुछ लिख के देगा ना कि भाई मैं महाराजा दे रहा समुद्रगुप्त है इस गरीब आदमी को इतनी बड़ी लैंड दे रहा हूँ, तो उसने लैंड डोनेट किया तो एक डॉक्यूमेंट दिया ना, उस डॉक्यूमेंट में राजा का नाम हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट मैं हमेशा संभाल के रखूँगा, क्यों, क्योंकि वही तो प्रूफ है मेरे पास कि मेरे को ये लैंड डोनेट में मिली है। तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू उस राजा ने अपना नाम हिस्ट्री में अमर कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन इन लैंड ग्रांट रिकॉर्ड। सुपरमैन, अरे स्पाइडरमैन भी हो सकता है, ठीक है, आयरन मैन भी हो सकता है, आजकल तो बहुत ही मैन आ गए हैं। तो सुपरमैन मतलब ये है कि किंग या राजा जब भी लैंड दान कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट लिख के दे रहा है ना, तो उस डॉक्यूमेंट में अपने नाम को या अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं खुदा के बराबर हूँ या ईश्वर के बराबर हूँ या भगवान के बराबर हूँ। ठीक है, ऐसे वो दिखा रहा है। ठीक है, अब ये जो लैंड डोनेट की उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट हुई। मतलब आज के जो हिस्टोरियंस है ना, वो जब इतने सारे लैंड डोनेट देखते हैं, लैंड ग्रांट देखते हैं, तो उनके अंदर डिबेट हो गई कि जी ये राजा ये फालतू में इतने की लैंड डोनेट कर रहा है। भाई पहले तो सैलरी जो थी वो कैश में दे देते थे, अब ये सैलरी लैंड डोनेशन में दे रहे हैं, तो कहीं राजा कमज़ोर तो नहीं हो गया? राजा सिक्योरिटी तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, इसलिए लैंड डोनेट कर दे रहा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा हो गया, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं वैसा हो गया। इसी चीज़ पे हिस्टोरियंस में क्या है, बहस हो गई है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि लैंड जो डोनेट की ना, जैसे जंगल में करी, जंगल में करने से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? जाके वहाँ पे जिसको मिलेगा लैंड वो जाके वहाँ पे उसको फॉरेस्ट को क्लियर करेगा, वहाँ एग्रीकल्चर करेगा, तो फिर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा नए एरियाज़ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग, जो पर्सन उस जगह पे जाएगा वो अपने रिलीजन को वहाँ स्प्रेड करेगा ना, चाहे वो ब्राह्मणिकल हो चाहे वो बुद्धिज़्म हो, वो अपने रिलीजियस आइडियाज़ को वहाँ स्प्रेड करेगा। तो इट मीन्स वो अपने धर्म की सेवा कर रहा है या नए एरियाज़ को अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर अगेन वही, कुछ लोग कहते हैं कि राजा की पॉलिटिकल पावर जो थी ना वो कम हो गई थी। ठीक है, और इसीलिए वो अपने सामंतास को, फ्यूडल लॉर्ड्स को लैंड ग्रांट कर रहा था। ठीक, अब ये जो लैंड ग्रांट है, मतलब जो राजा ने लैंड डोनेट की, उस लैंड को डोनेट करने के बाद उसने डॉक्यूमेंट छोड़ा। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद हमें उस टाइम के रूरल सोसाइटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो क्या पता चलता है? चलो, पहली चीज़ पता चलती है कि उस टाइम के पीजेंट्स और ब्राह्मण्स, उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, पीजेंट्स के बारे में क्या पता चलता है कि उन पीजेंट्स का क्या रोल था। ठीक है, वो किस टाइप की सर्विसेज को परफॉर्म करते थे, किसको टैक्स पे करते थे, है ना, जो उनके नए लैंड ओनर है उनको टैक्स पे करते थे, ऑब्वियस ही बात है। फिर नेक्स्ट है, इट रिवील्स द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस एंड डिपेंडेंस ऑफ पीजेंट ऑन देम। मतलब ये जो लैंड डोनेशन है, लैंड ग्रांट है, ज़्यादातर ब्राह्मण्स को या लैंडलॉर्ड्स को देते थे, और जो नॉर्मल पीजेंट होते थे बेचारे वो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पता चलता है कि रूरल सोसाइटी में हायरार्की पता चलती है। मतलब गांव के जो समाज है, सोसाइटी है, उसके अंदर हायरार्की, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये पता चल रहा है हमें। कैसे पता चल रहा है? देखो ये दिख रहा है ना, ब्राह्मण को डोनेट किया तो वो टॉप पे आ गया, पीजेंट बेचारा काम कर रहा है तो वो बॉटम पे आ गया। ठीक है, फिर इन लैंड ग्रांट्स पे हमें एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी उनके बारे में, इरिगेशन सिस्टम किस टाइप का था वो पता चलता है, किसी विलेज में क्या प्रोडक्शन होता था वो पता चलता है, विलेज की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। ठीक है, यही सब आपको लिखना है। हाँ, अब आता है स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE। मतलब इस टाइम के दौरान कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया था एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन या उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो पहला तो देखो यही है, शिफ्ट टू प्लॉ एग्रीकल्चर इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली। मतलब गंगा और कावेरी, ये जो रिवर है इनके अगल बगल में जो रिवर वैली है या जो फर्टाइल लैंड है, उन लैंड को कल्टीवेट करने के लिए प्लॉ का, आयरन टिप प्लॉ है ना, याद करो, आयरन टिप प्लॉ का यूज़ किया था। ठीक है, अब ये जो आयरन टिप प्लॉ का यूज़ किया है, ठीक है, वो एलुवियल सॉइल को कल्टीवेट करने के लिए किया।
मतलब आयरन टिप प्लॉ होगा तो डीप कल्टीवेशन होगी, डीप कल्टीवेशन होगी तो नीचे की फर्टाइल सॉइल ऊपर आ जाएगी, ठीक है, यही होगा। तो बट इनका जो यूज़ है ना वो हाई रेनफॉल वाले एरिया में ही किया, जहाँ पे ज़मीन थोड़ी सी नम थी, ठीक है। और जो सेमी एरिड एरिया थे जैसे लाइक पंजाब है, राजस्थान है, वहाँ पे इन आयरन प्लॉशेयर का यूज़ नहीं हुआ था अप टू टिल 20th सेंचुरी तक, ठीक है। और जो हिली ट्रैक्ट थे लाइक नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया वाले, वहाँ पे यूज़ होता था हो का, यानी आयरन टिप प्लॉ का यूज़ हो रहा है सिर्फ हाई रेनफॉल एरिया जहाँ पे एलिवियल सॉइल है। सेमी एरिड एरिया में 20th सेंचुरी तक आयरन टिप प्लॉ का यूज़ नहीं हुआ। और हिली ट्रैक्ट यानी नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल एशिया में हो का यूज़ करते थे। हो क्या होता है, देखो एक सिंपल सी एक स्टिक होती है और स्टिक के नीचे यहाँ पे छल्ले लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इन छल्लों को ज़मीन में मारते हैं जिससे वहाँ गड्ढा हो जाता है, फिर वहाँ पे बीज डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं, फिर बाद में वो ग्रो कर जाता है, ये होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है ना, इसका यूज़ हुआ था पैडी कल्टीवेशन में, पैडी मतलब राइस कल्टीवेशन में, ठीक है। और कौन से एरिया में होता था, हुआ था गंगा वैली वाले एरिया में। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया ड्रामेटिकली। तो इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब ये ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं। तो पहले तो इसके लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपका सपोज करो ये पूरा का पूरा फील्ड है, ठीक है। तो इस पूरे फील्ड पे नहीं, पहले इस इतने पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, सीड्स को या बीज को ब्रॉडकास्ट करेंगे, छिड़क देंगे। छिड़क देने के बाद ये थोड़े थोड़े ग्रो करेंगे, ठीक है, ये ग्रो करें, ठीक है। अब इन ग्रो करे हुए चीज़ों को इनके सैम्पलिंग को ना हम लोग निकाल लेंगे। और सैम्पलिंग निकालने के बाद फिर इस पूरे वाले एरिया को, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, जो बाकी एरिया बचा, उसको पानी से भर देंगे। पानी भरने के बाद उसके अंदर हम लोग ऐसे इसको सैम्पलिंग को इक्वल डिस्टेंस पे फिर बैठा देंगे, ठीक है। और फिर ये ग्रो करेगा, यही है तरीका। अब इस तरीके को बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट ये है कि ये जो सैम्पलिंग हमने लगाई ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बच जाती है, उसके अंदर इक्वल डिस्टेंस रहता है, तो दोनों में भी कॉम्पिटिशन नहीं होता। जब ज़्यादा सर्वाइव करेगी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, अगेन वही सीन चल जाएगा। फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हाई यील्ड होगा, हाई यील्ड से हो जाएगा टैक्स बनेगा, ठीक। अब ये जो हमने एग्रीकल्चर किया, इसके लिए क्या होता था कि इरिगेशन वर्क के लिए कंस्ट्रक्शन भी होता था। अब ये कंस्ट्रक्शन कराता कौन था, मतलब इरिगेशन यानी सिंचाई करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन होते थे, है ना। जैसे लाइक वेल्स बना दी, है ना। तो ये कराता कौन था, कई बार कम्युनिटीज़ कराती थी, कई बार कुछ इंडिविजुअल लोग कराते थे, कई बार जो पावरफुल पीपल हैं सोसाइटी के वो कराते थे, या फिर कई बार राजा भी करा देता था। अब इसी एक एग्जांपल है हमारे पास सुदर्शन लेक का। सुदर्शन, सु मतलब अच्छा, दर्शन मतलब देखने योग्य, सुदर्शन लेक, ठीक है। सुदर्शन लेक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट राजाओं ने, किसी राजा ने एक बार बनवा दी, बार बार वो टूट रही है, उसी को बार बार बनाए जा रहे हैं। देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनी थी, ठीक है। फिर अशोका के टाइम पे वो थोड़ी सी टूट गई, फिर उसको रिपेयर कराया। फिर रुद्रदामन के टाइम पे थोड़ी सी टूटी, फिर उसको रिपेयर कराया। फिर समुद्रगुप्त के टाइम पे फिर टूट गई, फिर उसको रिपेयर कराया। तो हमें क्या पता चलता है कि ये सुदर्शन लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार टूट रही, बार बार रिपेयर कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि राजा जो है ना वो इरिगेशन से रिलेटेड वर्क के लिए बहुत कंसर्न है, वो चाहता है कि एग्रीकल्चर होता रहे, टैक्स आता रहे, है ना। चलो अब आता है न्यूमिस्मेटिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ कॉइन। स्टडी ऑफ कॉइन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, पहला कॉइन का जो डिज़ाइन है वो, उसके ऊपर कुछ लिखा है इंस्क्रिप्शन वो, इसके अंदर कौन सा मेटल है वो, इसका कौन कितने एरिया में सर्कुलेशन था वो। तो न्यूमिस्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन। स्टडी ऑफ कॉइन में हम लोग ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स। तो पहला इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक, मतलब वही बार्टर सिस्टम को ख़त्म किया ना। देखो स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है यूनिफॉर्म वैल्यू है सिस्टम है, मतलब कोई चीज़ है उसका दाम फिक्स कर दिया, तो वही है ना कि तेरे पास पैसे हैं तो तेरे तो खरीद के जा, नहीं तो भाग यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सिंप्लीफाइंग द लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, मतलब बंदे को ऐसा नहीं है कि टमाटर टमाटर चिल्ला रहा है, प्याज प्याज चिल्ला रहा है, जिसको चाहिए वो आके ले जाएगा। इससे क्या है, सामने वाले को भी आसानी हो गई, चाहे वो अपने लोकल में बैठा है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पे बैठा है, चाहे वो ग्रीको रोमन एम्पायर में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर ईजी टू कंडक्ट बिजनेस एफिशिएंटली, भाई अब चिल्लाना नहीं पड़ रहा ना, अपने आप ही बंदा आएगा, तुमने बता दिया 10 रुपये है तो दे, नहीं तो दे, नहीं तो भाग यहाँ से, ठीक।
फिर इसने क्या किया, बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि चीज़ों की प्राइस को फिक्स करने में आसानी हो गई। इससे क्या होगा, ट्रेड बहुत इजी और रिलायबल हो गया। ओके, फिर ट्रेड इजी और रिलायबल हो गया तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे ना वो गोल्ड कॉइन इशू करते थे। कुशानाज ने भी गोल्ड कॉइन इशू किया, है ना। ओके, अब ये जो कुशानाज थे ना उन्होंने गोल्ड कॉइन क्यों इशू, कैसे इशू किया? क्योंकि ये कुशान जो डायनेस्टी थे ना उनका सिल्क रूट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल था। तो जब सिल्क रूट से कंट्रोल था तो वहाँ से रोमन कॉइन्स आ जाते थे सिल्क के, है ना, अरे सॉरी गोल्ड के। और ऐसे ही रोमन कॉइन ना हमें एक जगह है अरिकमेडू, पौंडीचेरी के पास शायद, तो वहाँ से मिलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कॉइन्स का इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल टर्म में क्या है। ये तो हमने इकोनॉमिक टर्म में देखा ना, पॉलिटिकल टर्म में क्या है? पॉलिटिकल टर्म में क्या है? विक्ट्री, जीत का बदलता है। वो याद करो चंद्रगुप्त का वाला, मौर्य नहीं चंद्रगुप्त वाला, कि उसने शकास को डिफीट किया था। डिफीट करने के बाद सिल्वर कॉइन इशू किए थे। ठीक, फिर मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस क्या, गुप्ताज की शादी हुई थी कुमार देवी से, मतलब एक रूलर, क्या नाम था, चंद्रगुप्त था, क्या नाम था मैं भूल गया यार। तो उन्होंने क्या किया, कुमार देवी से शादी करने के बाद ना गोल्ड कॉइन इशू किए और उसके पीछे कुमार देवी की फ़ोटो छाप दी। ठीक है, फिर पॉलिटिकल बाउंड्री, भाई जिसके सिक्के जहाँ मिल रहे हैं, जिस टेरिटरी में मिल रहे हैं वो टेरिटरी उसी की है। जैसे लाइक इंडिया के कॉइन्स जो है वो इंडिया के टेरिटरी में मिलेंगे ना, पाकिस्तान में तो मिलेंगे नहीं। और पाकिस्तान के जो कॉइन्स है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में मिलेंगे, इंडिया के नहीं मिलेंगे। तो मतलब ये है ना कि कॉइन्स बता रहे हैं कि वो कितने इलाके में, वो किसका इलाका है। ठीक है, फिर आता है कल्चरल एंड रिलीजियस। तो देखो वही वीणा वाला आ गया का एग्जाम्पल समुद्रगुप्ता का, कि वो वीणा बजाता है, तो उससे पता चलता है कि हमें कल्चर डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, और अगर किसी कॉइन के पीछे बुद्धा या शिवा की मूर्ति है या स्टैचू है या फोटो है, तो उससे पता चलता है ना कि वो जो राजा है ना उसकी बुद्धा या फिर शिवा के लिए डिवोशन होगी, उसको मानता होगा, है ना। तो रिलीजियस एस्पेक्ट बता रहा है उसका। फिर गुप्ता कॉइन्स के बहुत कॉइन, गुप्ता जो रूलर थे ना उन्होंने जो कॉइन इशू किया ना उसमें अश्वमेध यज्ञ का हमें डिपिक्शन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो मतलब जो गुप्ता रूलर थे उनका क्या रिलीजियस मतलब क्या बिलीव था। ठीक है, फिर अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। तो पहले कॉइन कौन थे? पंचमार्क कॉइन। कब थे? 6th सेंचुरी BC में। ये अर्लीस्ट कॉइन है। किससे बने हैं? सिल्वर के। गोल्ड निकाल, गोल्ड को दिमाग में ही मत लाना, सिल्वर के थे। ठीक है, फिर इनका जो शेप होता था अनइवन होता था, मतलब किसी तरह के मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते थे ना स्क्वायर के होते थे। ठीक, और इनके ऊपर कोई ना राइटिंग होती थी ना ही कोई इमेज होती थी। ठीक है, फिर आते हैं इंडो ग्रीक्स और कुशानाज। ये इनके कॉइन्स कहाँ से मिले हमें? इंडो ग्रीक्स के कॉइन जो मिले हैं वो हमें मिले हैं नॉर्थ वेस्ट से। अब इंडो ग्रीक्स के कॉइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार हमें कॉइन्स के ऊपर इंडिया के अंदर ना इमेजेस मिले हैं, और इमेजेस किसके हैं? ग्रीक लेजेंड्स के हैं। ठीक है, और ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है कि इंडियन जो रूलर्स थे ना या इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ग्रीक के साथ कॉन्टेक्ट था। फिर आते हैं कुशान। कुशान ने गोल्ड कॉइन इशू किए हैं और इन गोल्ड कॉइन पे बुद्धा के और शिवा की इमेजेस थी। ठीक है, और ये जो गोल्ड कॉइन है ना ये हमें शो करते हैं कि कुशानास का सेंट्रल एशिया और रोमन्स के साथ ट्रेड था। ठीक, फिर आते हैं गुप्ता कॉइन। गुप्ता कॉइन का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा था और वो भी गोल्ड कॉइन का, मतलब गोल्ड कॉइन उनके टाइम में बहुत प्रचलित थे या बहुत सर्कुलेशन के अंदर थे। ये मैं क्या बता रहा है भाई, गोल्ड है, कोई नॉर्मल मेटल तो है नहीं, बहुत प्रेशियस मेटल है। अब अगर ये सर्कुलेशन में है तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत थी और ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलप था। ठीक, इसी में आप ये डाल देना कि समुद्रगुप्त के कॉइन मिला है जिसमें वीणा बजा रहा है, वो कुमार देवी का कॉइन है जिसमें हमें मैरिज अलायंस का पता चल रहा है। यार ये मेरे को कन्फ्यूजन है, चंद्रगुप्त सेकंड ही है ना, शायद फर्स्ट तो नहीं है। इसको चेक करना आप कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी कुमार देवी से या चंद्रगुप्त सेकंड की शादी हुई थी। यार कर लो यार थोड़ा सा, तो है ना, सारा चीज़ मैं ही थोड़ी दूंगा। फिर सिल्वर कॉइन है। सिल्वर कॉइन किसने इशू किया था? चंद्रगुप्त ने इशू किया था शका को डिफीट करने के लिए। ठीक है, करने के बाद अभी हमारा लास्ट टॉपिक है। बोलते बोलते मुँह थक गया है मेरा, है ना, लेकिन तुम्हारी क्या ही बोलूँ मैं, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो पहले चलो देखो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, राइटिंग्स है किसके ऊपर? हार्ड सरफेस के ऊपर। कौन सी हार्ड सरफेस? चाहे वो स्टोन हो चाहे वो मेटल हो। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन की जी हम लोग जब स्टडी करते हैं ना तो उस स्टडी की ब्रांच को कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, कॉइन्स को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। इसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, अब इसमें हमें स्क्रिप्ट मिलती है।
स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का डिफरेंस मैंने बता दिया था, दोबारा मत पूछना, मारूंगा घुमा के इसे में। स्क्रिप्ट ब्राह्मी और खरोष्टी ये दो है, ठीक है। अब ब्राह्मी के बारे में देखो, पहले ब्राह्मी के बारे में बता लेते हैं। ब्राह्मी क्या है, ये अशोका के इंस्क्रिप्शन में यूज़ हुई है, ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरी, कंपेयर द डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ठीक। फिर तीसरी चीज़, फाउंड रिपीटेड फ्रेजेस लाइक देवनम पिए पीरसी, है ना, मतलब अशोका के जब इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें डिफरेंट फ्रेजेस मिलते हैं, लाइक देवनम पिए पीरसी, है ना, देवताओं का प्रिय कौन, अशोक, और कौन होगा, ठीक है। फिर मैच साइन विद प्राकृत साउंड, यूज्ड बाइलिंगुअल कॉइन्स इंडो ग्रीक फॉर कन्फर्मेशन, डिसाइफर ऑफ ब्राह्मी। अरे क्या है यार, अरे यार ये मैं भूल गया यार। देखो ये क्वेश्चन आएगा कि जेम्स प्रिंसेप यानी जेपी भाई ने कैसे पढ़ा कि ब्राह्मी में क्या लिखा है ना, तो कैसे पढ़ा। देखो सिंपल सा कुछ नहीं, उसके देखो ये था अशोका का इंस्क्रिप्शन जिस पे ब्राह्मी में लिखा है, ठीक है, और ये था इंस्क्रिप्शन जिसके ऊपर उसने ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है। जो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में था ना वहाँ पे उसने ग्रीक इंस्क्रिप्शन भी छोड़े थे, ठीक है। अब ये दोनों मिल गए जेपी भाई को, ठीक है, तो जेपी भाई ने पहला वर्ड पढ़ा, ठीक है, सेम उसी का ट्रांसलेशन ब्राह्मी में पढ़ा पहला वर्ड, तो उन दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद दोनों के वर्ड्स को पता कर लिया, फिर वहाँ से इसने कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें लिखी है, तो देखो ना, यूज बाइलिंगुअल कॉइन्स फॉर कंफर्मेशन। फिर इसी तरीके से उसने डिसाइफर किया ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, कब, 1837 में, ठीक है। अब आते हैं खरोष्टी पे। खरोष्टी कहाँ यूज़ होती थी, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, ठीक है, और इंडो ग्रीक्स ने इसको ज़्यादा यूज़ किया है, अशोका ने भी यूज़ किया है बट इंडो ग्रीक्स ने ज़्यादा यूज़ किया है। इंडो ग्रीक्स ने क्या किया है, उन्होंने जो कॉइन इशू किए ना उसके ऊपर नाम, मतलब राजा के नाम ग्रीक्स में लिखे हैं और खरोष्टी में लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखो ग्रीक में भी लिखा है, खरोष्टी में लिखा है। खरोष्टी इनको पढ़ने नहीं आती थी, जेपी भाई को पढ़ने नहीं आती थी, बट ग्रीक तो पढ़नी आती थी, तो ग्रीक के थ्रू उन्होंने खरोष्टी को डिसाइफर कर लिया, ठीक है। तो यूरोपियन नोज ग्रीक एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रीक दे डिसाइफर खरोष्टी। सिंपल सी बात, देखो सिंपल है ना, जैसे लाइक ये नाम है अमित, अमित, ये अमित, ठीक है, और अमित में ये उनको नहीं पढ़ना आ रहा मान लो, लेकिन ये तो पढ़ना आ रहा है AMIT, है ना, तो बाद में इसको और इसको दोनों ये पढ़ना आ रहा है तो इसके हेल्प से इसको पढ़ लिया, क्योंकि एक ही कॉइन पे दोनों लिखे हैं ना, ठीक है। तो प्रिंसिप आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ खरोष्टी एज प्राकृत, उसने बताया कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ना उसकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है, ओके। तो इसकी वजह से हम लॉन्ग इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में हमें हेल्प हुई। चलो अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, 1 घंटा हो गया है। चलो तो अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना उनकी लिमिटेशन क्या है। हमारे पास जो इंस्क्रिप्शन आ रहे हैं ना, चाहे वो अशोका के आ रहे हों, चाहे वो मौर्य के और किसी मौर्य के रूलर के आ रहे हों, चाहे वो फिर हमारे कुशानास के आ रहे हो, समुद्रगुप्ता के आ रहे हो, है ना, रॉक पिलर्स के ऊपर कुछ लिखा, कोई भी इंस्क्रिप्शन हो उसका क्या लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन है कि जब उसने लिखवाया होगा किसी भी राजा ने उस टाइम पे तो बड़ा अच्छा लिखाया होगा, मतलब बड़ा अच्छे से उसने इंस्क्राइब करके लिखवाया होगा, बट तब से आज तक इतना टाइम हो गया तो उससे जो उसके जो लेटर्स थे ना वो बहुत फेंट हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं। भाई नेचुरल एजेंट्स ने काम किया उस पर तो वो अब धुंधले हो गए हैं, क्या करोगे अब। फिर कई बार होता है कि जो इंस्क्रिप्शन में मिला ना, जैसे ये इंस्क्रिप्शन मान लो पूरा था, ठीक है, अब ये यहाँ से टूट गया और है ना अब हमें इतना ही मिला, तो इतना मिला मतलब इस टूटे वाले पार्ट पे जो लेटर्स थे वो तो गायब हो गए ना, वो तो मिसिंग है, तो ये भी इसका लिमिटेशन है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ है नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स, मतलब उस टाइम पे कोई मीनिंग होगा किसी का, मान लो यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है परदेसी, ठीक है, परदेसी, आपने ये 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, एक वर्ड है परदेसी। तो जिस टाइम पे ये परदेसी वर्ड लिखा था, ठीक है, उस टाइम पे इसका मतलब था कि अपने गांव से बाहर का कोई बंदा, मतलब मेरे गांव का नहीं है, मेरे गांव से बाहर का कोई भी बंदा हो उसको हम परदेसी कहेंगे। बट अगर आज की बात आज के टाइम में कहोगे ना परदेसी का मतलब है, तो परदेसी का मतलब था देश, देश मतलब कंट्री,
पर मतलब दूसरी कंट्री का, मतलब दूसरी कंट्री का कोई बंदा होगा तो परदेसी, मतलब टाइम के हिसाब से वर्ड ने अपना मीनिंग चेंज कर लिया। तो वो यही बोल रहा है कि जो तुमने ट्रांसलेट किया है, जिस वर्ड का तुमने ट्रांसलेशन किया है, क्या उसका मतलब वो उस टाइम में भी वही था कि आज भी वही है? दोनों में मतलब में कोई चेंज तो हुआ नहीं कि हुआ। ठीक है। फिर नॉट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन विच आर पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। सिंपल सी बात है कि भाई इंस्क्रिप्शन जो लिखवा रहे हैं ना, तो उसमें सारी बात थोड़ी लिखवा रहे हैं, है ना? जो बात राजा को या लिखने वाले को इम्पोर्टेंट लगेगी वही तो लिखेगा ना, सारी बातें थोड़ी लिख देगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, कंटेंट और पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन हु कमीशन देम मैटर्स। मतलब जो लिखवा रहा है उसका मन कर रहा है कि मैं अपने आप को राजा बताऊं, देवताओं को प्रिय बताऊं, तो वही लिखेगा ना, है ना? सारी बात थोड़ी लिखाएगा। मतलब पार्शियल एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। लाइक चलो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लाइक प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी लिखी है? हरिसेन की लिखी है। किसके बारे में लिखी है? हरिसेन ने समुद्रगुप्ता के बारे में लिखी है। क्या लिखा है? कि वो गॉड के बराबर है और उसने किसको जीता, बट वो उसकी फेलियर्स के बारे में नहीं बता रहा है ना। ठीक है। और उस टाइम की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में नहीं बता रहा। ओके। तो मतलब वही आया ना कि जिसने उसको लिखा उसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या बताना चाह रहा है, वही लिख रहा है ना। उसको पता है राजा के बारे में तारीफ करूंगा तभी पैसे मिलेंगे, तो वो सिर्फ राजा की तारीफ कर रहा है, उसके फेलियर के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है। फिर रॉयल बायसनेस, मतलब जैसे अशोका है। अशोका ने अपने आप को क्या प्रेजेंट किया है? अपने आप को बहुत ही बेनेवलेंट प्रेजेंट किया है, मतलब मैं बहुत परोपकारी राजा हूँ, मैं जनता की बहुत वेलफेयर करता हूँ, है ना? बट वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताता, अपने इकोनॉमिक प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताता। वो यही बता रहा है कि मैंने पेड़ लगाए, है ना, सच बोलो, बड़ों की सेवा करो। अरे तू ये तो बता, तू ये करवा कैसे रहा है? सिर्फ एक धम महामात्र के बारे में बता दिया और कुछ बताया नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल गैप। मतलब अशोका मौर्य में हमें किसके इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं? चंद्रगुप्त के मिल रहे हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं मिल रहे। अशोका के मिल रहे हैं? हाँ, बहुत सारे मिल रहे हैं। अशोका के बाद मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। अरे ये क्या हो गया? तो सिर्फ अशोका ही नहीं लिखे, अब बाकी चंद्रगुप्त मौर्य इसके बाद के रूलर के बारे में कैसे बताएंगे? तो ये क्रोनोलॉजिकल गैप आ गया ना, वही बता रहा है। ठीक है। फिर लैक ऑफ इकोनॉमिक डिटेल्स, मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ज़्यादातर राजा के बारे में बता रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में बताते ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, कॉमन पीपल को भूल ही जाते हैं, टैक्स लेने के लिए याद रहते हैं ये लोग, है ना? राजा को टैक्स लेने के लिए याद रहते हैं, लेकिन इनके बारे में बताना नहीं होता है। ठीक है। तो ये है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन पीपल। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। बड़ा लंबा चैप्टर था यार, लेकिन चलो हमने कर दिया। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं भी थक गया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। 1 घंटा हो गया यार, रात के 12 बज गए हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन यार पढ़ लेना, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय।